बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो है वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट मैंने ASP.NET में बनाया है यूजिंग C# लैंग्वेज और MS SQL सर्वर। इसमें मैंने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इस्तेमाल की है। तो सबसे पहले मैंने डेटाबेस बनाई है। डेटाबेस जो है हमारी रिलेशनल डेटाबेस है जिसमें डिफरेंट टेबल्स हैं, उनके दरम्यान में प्राइमरी फॉरेन की का रिलेशनशिप है। ये मैं आपको अपने टेबल्स दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हैं, जैसे ये यूज़र्स का टेबल है, इसकी प्राइमरी की है ईमेल्स। इस तरह से ये टिकट्स का टेबल है। इसी तरह से ये कस्टमर पेमेंट्स का टेबल है जिसमें ये आईडी प्राइमरी की है। ये जो की नज़र आ रही है ये प्राइमरी की है, ठीक है। और इसके अंदर ये कस्टमर आईडी जो है, कस्टमर का रेफरेंस जो है, यूज़र आईडी का जो ईमेल है, ये यहाँ पे एज ए कस्टमर आईडी एक्ट कर रहा है फॉरेन की, और इसलिए ये प्राइमरी और सेकेंडरी का प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप बना के मैंने रिलेशनल डेटाबेस बनाई है। ये डिफरेंट मूवीज़ हैं। मूवीज़ का डाटा रिकॉर्ड करने के लिए ये सीट स्टेटस का टेबल है जिसके अंदर मैं डिफ़ॉल्ट सीट्स ऐड कर रहा हूँ। मैंने जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सीट का स्टेटस जो है वो ए रखा है। ए मीन अवेलेबल। फिर ये शो टाइम्स हैं, जो हमारे मूवीज़ में शोज़ होंगे उनका क्या टाइम होगा और किस हॉल में होगा, वो इस सारा कुछ इसमें पता चलेगा। थिएटर्स भी यहाँ से आप अपडेट वगैरह कर सकते हैं। ये थिएटर का टेबल है, ठीक है। इस तरह से ये सारे टेबल्स मैंने बनाए हैं। अब इन टेबल्स को जो है वो मैंने अपने बैकएंड पे इस्तेमाल करना है। तो बैकएंड में इस्तेमाल करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसका रेफरेंस जो है इस यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं गया हूँ क्यूरी कनेक्शन स्ट्रिंग, इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी किया और जहाँ जहाँ पे मैंने बैकएंड पे डेटाबेस यूज़ करनी है, उसके टेबल्स यूज़ करने, वहाँ वहाँ पर मुझे इसे पेस्ट करना था। तो बजाय इसके कि वहाँ वहाँ पे पेस्ट करने के मैंने एक अलग से क्लास बना ली। उस क्लास का नाम रखा DB क्लास, और यहाँ पर मैंने वो जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग इस वेरिएबल के अंदर पेस्ट कर दी। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे ये मेरी डेटाबेस का नाम भी आ रहा है, ठीक है। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे बार बार ये रेफरेंस पास नहीं करना पड़ेगा। ये क्यूरी स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है ये मैंने बनाया हुआ है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाइड। इसका पब्लिक इसलिए रखा ताकि ये हर जगह पे एक्सेस हो जाए डायरेक्टली, और स्टैटिक इसलिए कि ये क्लास के साथ एक्सेस हो जाए, ठीक है। और इसकी डाटा स्ट्रिंग होगी पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग। अब ये मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल बना लिया। अब मैं जहाँ पर भी चाहूँ इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपने टेबल बनाना है तो सबसे पहला काम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम उसमें ये करते हैं कि उस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ डाटा इंसर्ट करने का तरीका। तमाम टेबल्स, ये जितने भी टेबल्स हैं इनमें डेटाबेस में डाटा टेबल इंसर्ट करने, टेबल में डाटा इंसर्ट करने का एक ही तरीका है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म .aspx है। ये देखें यहाँ पर ये देखें, ये रजिस्टर नाउ का बटन है। इस पर आप जब आप सिंगल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये आपकी क्यूरी बन जाएगी। ये जो क्यूरी है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप ये फार्मूले के तौर पे याद रखें, जहाँ पर भी डाटा आपने इंसर्ट करना है आपने यही कोड लिखना है। फ़र्क सिर्फ क्या होगा, फ़र्क सिर्फ इस क्यूरी का होगा, इंसर्ट की क्यूरी जो आप पुट करेंगे, ठीक है। इंसर्ट इनटू यूज़र्स, ये कॉलम है, यूज़र्स टेबल का नाम है, ये उसके कॉलम्स है, और उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे ये आ रही हैं। ये नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, यूज़र टाइप, ये सारी इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। और ये देख लें आप, ये वैल्यूज़ हैं ये ऊपर से टेक्स्ट बॉक्सेस से आ रही हो। पता क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड से हम ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये लेबल है, लेबल में हमारे पास वैल्यू आ रही है, ईमेल आ रहा है, लेबल से हमारा ईमेल आ रहा है, और ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है।
इन सारे टेक्स्ट बॉक्स जब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो डाटा इंसर्ट हो जाएगा। तो फ्रंट एंड से डाटा हमने लिया इन वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है, इन वेरिएबल्स के अंदर लिया, फिर हमने उनको पास कर दिया इस टेबल की क्यूरी में, और फिर हमने ये क्यूरी को रन किया यहाँ पर, और क्यूरी को पास किया कमांड के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर हमने इस क्यूरी को इस्तेमाल किया, इंसर्ट इनटू टेबल्स। यहाँ पर ये हमारी क्यूरी जो है वो इस्तेमाल हो गई है। तो इस तरह से ये जो है ये हमारी क्यूरी काम कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन का पेज में प्रोसेस टेस्ट पेज में मैंने डिस्कस किया हुआ था, इसलिए वो मैं पूरा प्रोसेस डिस्कस नहीं करूँगा। आज मैं लॉगिन से जाऊँगा पहले डिस्कस करने, ठीक है। तो साइन अप के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए आप टेस्ट पेज वाला फॉलो कर सकते हैं, वो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा लॉगिन पेज है, बटन है लॉगिन का, ठीक है। बटन, जब इस बटन पे यूज़र क्लिक करेगा तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से यूज़र टाइप आ जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जो है वो ईमेल में चली जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू जो है वो पासवर्ड में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद ईमेल डॉट इक्वल्स जो है वो हम बता देंगे कि ईमेल इसके बराबर है, पासवर्ड हमारा इसके बराबर है, और यूज़र टाइप अगर इसके बराबर है, यानी कि ये मैं चेक करूँ कि क्या मेरा जो यूज़र है वो एडमिन है। अगर मेरा यूज़र एडमिन है तो एडमिन का रिकॉर्ड में डेटाबेस में नहीं सेव करा, एडमिन का रिकॉर्ड में डेटाबेस में इसलिए सेव नहीं करा सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ताकि जो है ना वो मैं उसे बाद में कोई एक्सेस ना कर सके डायरेक्टली, इसलिए मैंने उसे कोड में हाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप अपना ईमेल और पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं एडमिन का, तो आप यहाँ से एडमिन का ईमेल चेंज करेंगे और यहाँ पे उसका पासवर्ड चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन यूज़र टाइप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र टाइप तो ऑलरेडी हमारे पास आ रही है, वो सेम ही आएगी, बस आईडी और पासवर्ड चेंज करेंगे। जो आप ईमेल देंगे उस ईमेल को आप सेशन में पुट करेंगे, सेशन में पुट करने के बाद आप रिस्पॉन्स और डायरेक्ट से उस पेज में चले जाएंगे। सेशन मैंने आपको बताया था, सेशन क्या होता है, जब आपने एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो ना, तो इसके बहुत से तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है सेशन का। सेशन के तरीके में हम जो है वो डाटा लेके जाते हैं। एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए तो रिस्पॉन्स और रीडायरेक्ट इस्तेमाल होता है, लेकिन साथ अगर डाटा लेके जाना हो तो फिर आप सेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूरी स्ट्रिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सेशन यूज़ करें। उसके बाद जो है अगर वो हमारा यूज़र जो है वो एडमिन नहीं है तो फिर ये वाला काम करेगा। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यूज़र लॉगिन अथेंटिकेशन हो रही है, यानी कि यूज़र जब लॉगिन होगा तो उसकी अथेंटिकेशन यहाँ पर परफॉर्म होगी, ठीक है। इधर हम क्या करें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र वेयर ईमेल इज दिस एंड पासवर्ड दैट। यूज़र के टेबल में जाएं, जिस यूज़र का ये ईमेल है और ये पासवर्ड है उसका सारा डाटा ला के हमें वो इमेजिनरी टेबल डीटी में डाल देगा और डीटी से हम उसे एक्सेस कर लेंगे। अगर वो डाटा टेबल में डाटा आ रहा है तो इसका मतलब उसका आईडी पासवर्ड ठीक है, तो हम उस यूज़र का ईमेल लेके उस कस्टमर में ईमेल लेके सेशन में पुट कर देंगे। सेशन में डालने के बाद हम रिस्पॉन्स और डायरेक्ट कस्टमर में चले जाएंगे। इस तरह से ये हमारा जो है वो एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं जो है वो एडमिन हमारा मेजर यूज़र है जो कि हमारी एप्लीकेशन को मैनेज कर रहा है, तो पहले मैं एडमिन की तरफ जाऊंगा, फिर कस्टमर की तरफ आऊँगा ताकि आपको बिहेवियर समझ आ जाए। तो सबसे पहले जो है हम एडमिन पैनल पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एडमिन पैनल, ये है एडमिन पैनल, ठीक है। बाकी पेजेस को मैं क्लोज कर देता हूँ, लॉगिन को। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास मेन एडमिन पैनल ओपन हो गया है। इस एडमिन पैनल में सेंडर मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर हेडर लगा हुआ है, और साथ ही ये जो नीचे लगे हुए हैं ये क्या लगे हुए हैं, ये आपके लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये लिंक्स पे जो भी एडमिन पे ने काम करना है वो सारा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिंक्स लगे हुए हैं, और जैसे एडमिन जो है वो मूवीज़ को ऐड करता है, शो को ऐड कर सकता है, थिएटर को ऐड कर सकता है, कस्टमर बुकिंग कर सकता है और टिकट जनरेट कर सकता है। ये सारे काम जो है वो एडमिन ने करने हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो है ये आपको जो फ्रंट एंड नज़र आ रहा है ये मैंने कैसे किया है, ठीक है।
ये मैं भूल गया था, मैंने कहा ये स्टाइल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लूँ, ज़्यादा नहीं। आप इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैं गया हूँ ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाई है stylesheet1.cs। ये इसकी CSS फाइल है जिसमें ये हेडर का डिज़ाइन है, ये मेन है, ये सेक्शन है, ये जो आपको मुख्तलिफ हिस्से नज़र आ रहे हैं ना, ये सेक्शंस हैं, ठीक है। फुटर है, ये हेडर और फुटर, एक ऊपर होता है हेडर और नीचे फुटर होता है उसके लिए, ठीक है। और ये मीडिया क्यूरी है, जब हमारे वेब पेज रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये मेरे लिंक्स हैं जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाइपर लिंक्स वगैरह, जितने भी ये लिंक्स हैं, ये जो आपको हाइपर लिंक्स नज़र आ रहे हैं, इनकी डिज़ाइनिंग के लिए, इसका कलर के लिए मैंने ये चीज़ यूज़ की है। आप यहाँ पे ये कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे ये वाइट कलर है, गोल्ड कलर है, आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी वेरिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक शीट बनाई। अब पूरे प्रोग्राम में, पूरी एप्लीकेशन में यूनिफॉर्म मैंने रखना है, तो मैंने एक जगह पे बना लिया और फिर मैंने इसको यहाँ पर जो है ना यूज़ कर लिया। हर पेज में, हर पेज के हेडर में जो है ना वो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। ये स्टाइल शीट को इस्तेमाल कर लिया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर गया बॉडी के अंदर, ये हेडर, ये जो आपको हेडर का स्टाइल नज़र आ रहा था वो इसके लिए था, ये देखिएगा, ये हेडर है, ये हेडर की बैकग्राउंड है और ये उसका कलर मैंने गोल्ड रखा हुआ, तो इसलिए जो है वो ये गोल्ड सा कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये जो है ये आपको दरमियान में जो नज़र आ रहा है लाइट ग्रे, डार्क ग्रे कहना चाहिए, लाइट ग्रे नहीं, ये जो डार्क ग्रे है ये सेक्शन का कलर है, ठीक है। अगर आप इधर जाए ना तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको पता चल जाएगा ये सेक्शन, ये हाईलाइट हो गया, ये सेक्शन है। और नीचे जो है ये मैंने फुटर लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा काम कर रहा है। जितने मर्जी सेक्शन आप बना लें, सारे सेक्शंस का एक ही कलर होगा। सेक्शन के अंदर मैंने ऊपर हेडर लगाया और नीचे सेक्शन खाली रखा, अगर कुछ और डालना है तो वहाँ यहाँ पे डाल सकते हैं, उससे नीचे फिर फुटर लगाया हुआ। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। एडमिन का जो भी काम है ना, एडमिन के सारे काम जो हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए। यहाँ से बारी बारी हम डिफरेंट पेजेस में जा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, मैं एक दफ़ा दिखाता हूँ, ये हमारे एडमिन का काम है। तो अब सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करके इसके व्यू कोड में देख लेते हैं कुछ है तो नहीं। जी, व्यू कोड में मैंने एक सेशन देखा है, ईमेल का जनरेट हुआ है कि नहीं। अगर ईमेल का सेशन आ रहा होगा तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा यानी कि नल होगा तो हम उसे रिस्पॉन्स जो रिडायरेक्ट कर देंगे लॉग आउट पेज पे, यानी कि हम लॉग आउट चले जाएंगे। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये कोड लिखा गया है, ताकि अगर यूज़र डायरेक्ट इस पेज को एक्सेस करना चाहे तो वो नेविगेट हो जाएगा, किस तरफ नेविगेट हो जाएगा, अपने जो है लॉग आउट की तरफ, क्योंकि वो डायरेक्ट इस पेज को एक्सेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कोड हमने इस मकसद के लिए लिखा है। अब आगे हम चलते हैं और लिखा है पेज लोड इवेंट के अंदर, ये देखें पेज लोड का इवेंट है, उसके अंदर ये लिखा है। पेज लोड इवेंट का क्या फ़ायदा है, देखें जब हमारा पेज लोड होता है ना, तो सबसे पहले जो हम काम चाहते हैं कि जब ये हमारा पेज खुले तो वो चीज़ नज़र आए, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ये पेज लोड का इवेंट है, ये पेज लोड की ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर हमने ये काम लिखा है, ठीक है। तो आपको पता है C# जो है वो एक इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है, हर काम किसी ना किसी इवेंट पे होता है, तो इसी तरह से मैंने ये इवेंट पे ये काम किया। देन हम आगे चलते हैं। ये ऐड मूवी का पेज है, इस पर राइट क्लिक करके देख लेते हैं इस पर कौन सा पेज बना हुआ है। एडमिन मूवीज़ का पेज, मैंने आसानी के लिए याद रखने के लिए हर जो एडमिन का पेज है, एडमिन के उसके साथ आगे एडमिन लिख दिया, ठीक है। तो अब मुझे पता चल जाएगा मैंने इस पेज पे जाना है, एडमिन मूवीज़ के पेज पे। तो बारी बारी इन पेजेस को मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे एडमिन का पेज है। एडमिन के पेज में जो है आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहले ये हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हुए हैं, ठीक है। और ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी हुई है एडवेंचर की, ये मूवीज़ की टाइप है। ये मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर एक अलग वीडियो भी बनाई हुई है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे जोड़ते हैं। 3 तरीके होते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को जोड़ने के, एक तो कोडिंग के थ्रू जोड़ सकते हैं, एक मैनुअली जोड़ सकते हैं और एक डाटाबेस से। तो मैंने यहाँ पे मैनुअल वाला तरीका इस्तेमाल किया हुआ है, उस पर वीडियो है वो आप देखिएगा मेरी सीरीज़ में, वहाँ पे होगा।
ये डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं, इसमें से कोई ऐड या डिलीट करना चाहें तो आप ऐड या रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट, फिर रिलीजिंग डेट है, फिर फ़ोटो है जो आप अपलोड करना है। अब जो आपने मूवीज़ अपलोड करनी है तो उसका कोई इमेज भी तो होगा ना, ताकि वो चीज़ अट्रैक्टिव लगे, तो इसलिए यहाँ पे इमेज है। अब यहाँ पर भी सिंपल हमने इंसर्ट की ही क्यूरी लगानी है। जब हम सेव करेंगे तो डेटाबेस में डाटा सेव होगा ना, तो सेव के लिए आप याद रखें इंसर्ट की क्यूरी लगती है। लॉगिन के लिए कौन सी क्यूरी लग रही है? लॉगिन में सिलेक्ट की क्यूरी लग रही है। ये याद रखेगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप ना पता चले तो आप उस पेज में जाके देख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। जहाँ पर भी हम डाटा डाल रहे हैं ना, वहाँ पे हमारी इंसर्ट की क्यूरी लगेगी, और जहाँ पे हम डाटा ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो है ये डाटा हमारा ग्रिड व्यू में शो होगा, जो मूवी एंटर होगी तो ले रहे हैं, तो डाटाबेस से डाटा लेके हम शो करवा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी क्यूरी होगी? सिलेक्ट की क्यूरी होगी, ठीक है। और साथ हम इधर इजाफी क्यूरीज भी लगाएंगे, एडिट डिलीट। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, हाउ टू इंसर्ट डाटा इनटू डाटाबेस यूजिंग C# एंड ग्रिड व्यू, तो वहाँ पर ये काम हुआ है, उधर का रेफरेंस भी मैं दूंगा, वो देख लीजिएगा। अच्छा, अब सारा डाटा यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा, ये सारा डाटा एंटर करेगा, प्लस इमेज भी एंटर करेगा। इमेज जो है वो किस में आ रहा है? फाइल अपलोड के कंट्रोल में, ठीक है। तो सेव करेगा, जैसे वो सेव करेगा तो पहले क्या होगा? फाइल अपलोड का कंट्रोल जो है वो जो भी हमने इमेज लिया होगा वो लेके किधर रखेगा? इमेजेस के फोल्डर में। यहाँ पे हमने इमेजेस का फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये इमेज चला जाएगा, और उसका पूरा पाथ जो है ना वो इस वेरिएबल लिंक में सेव हो जाएगा। यानी कि वेरिएबल इमेजेस का फोल्डर है और उसका फाइल का नाम क्या है, फाइल के एक्सटेंशन क्या है, वो सारा कुछ इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। और नीचे सिंपली हमने अब क्यूरी लगा दी, हमने इंसर्शन का कोड लगा दिया, ये इंसर्ट की क्यूरी लगी हुई है नीचे, इंसर्ट इनटू मूवीज, और ये उसके कॉलम के नाम है। अब ये जो फोटो है ना, फोटो की जगह पे हमने क्या डालना है? ये देखिए, फोटो की जगह पे हम लिंक इंसर्ट करें, यानी कि फोटो वाले कॉलम में उस फोटो का एड्रेस चला जाएगा, जहाँ पे वो पड़ी हुई है उसका एड्रेस पूरा चला जाएगा, बाद में हम उसे एक्सेस कर लेंगे। तो सिंपल सा तरीका है इंसर्ट करने का। एक तरीका यहाँ पर जो है वो, क्योंकि इमेज था तो हमने इमेज का एड्रेस यानी लिंक भी उसको पास कर दिया, इमेज नहीं सेव किया। इमेज हमारा ये फोल्डर में सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, बाद में हम इसको ले लेंगे जी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक काम सही चल रहा है, आगे भी देख लेते हैं, ठीक है। जब हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो वो पेज रिफ्रेश कर देगा, और जैसे रिफ्रेश करेगा उसके बाद ये ग्रिड व्यू में जो भी डाटा होगा वो डाटाबेस से लाके हम इस ग्रिड व्यू में शो करवा रहे हैं। यहाँ पे एडिट और डिलीट की क्यूरी लगी हुई है, और अगर बैकएंड में जाएं तो इधर आप देखें, ये देखें, इसके साथ नीचे ये एसक्यूएल डाटा सोर्स लिखा हुआ है, ये एसक्यूएल डाटा सोर्स से जुड़ी है, यानी डायरेक्ट डाटाबेस से जुड़ी हुई है। तो इसको देखें तो यहाँ पर आपकी क्यूरी ये लगी हुई नज़र आ जाएगी आपको, ये सिलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है, ये अपडेट की क्यूरी लगी हुई है, और ये डिलीट की क्यूरी लगी हुई है, ठीक है। इस पर मेरी एक वीडियो है, वो लाजमी सुन लीजिएगा, आपको चीज़ समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हमारी ऐड शो का बटन है, लिंक है एडमिन शोज का, ठीक है। इसके अंदर भी सेम वही काम हो रहा है, डाटाबेस में डाटा इंसर्ट हो रहे हैं, प्लस अब जो है ना, पहले हमने मूवीज़ ऐड कर दी हैं, अब वो मूवीज़ यहाँ पर शो होंगी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ठीक है। ये वाली ऊपर वाली मूवी में ड्रॉप डाउन लिस्ट में मूवीज़ शो होंगी, तो इसको देखते हैं कि ये हमारी मूवीज़ जो हैं वो कैसे आ रही हैं। तो आप राइट क्लिक करके व्यू कोड में जाएंगे। जब हमारा पेज, याद रखें यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमारा पेज लोड होगा ना तो वो जो मूवीज़ यहाँ पर शो होंगी, तो इसका मतलब है ये काम हमने कहाँ पर करना है? ये काम हमने करना है पेज लोड इवेंट पर। तो हम चलते हैं पेज लोड इवेंट में। पेज लोड इवेंट में हम क्या काम करें? पेज लोड इवेंट में मूवीज़ को भी बाइंड करवा रहे हैं, शो टाइम्स को भी बाइंड करवा रहे हैं, थिएटर को भी बाइंड करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं मूवीज़ को। मूवी टाइटल यानी कि मूवीज़ का जो टाइटल है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएगा। अब ये पहले मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैनुअली बाइंड किया था, अब मैं कोड के थ्रू बाइंड कर रहा हूँ। तो वो देखें कैसे हो रहा है। मैं जाता हूँ बाइंड टाइटल पे, राइट क्लिक करके
गो टू डेफिनेशन, ये फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन में हम आ गए। अगर आपको नहीं पता चलता तो आप नीचे करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये वाला फंक्शन। इस फंक्शन में मैं क्या काम कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मूवीज। क्यूरी को पढ़ेंगे ना आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। मूवीज में से सारा डाटा ले आओ, सारा डाटा आ जाएगा इमेजिटेबल डीटी में, और फिर हम उधर से निकाल लेंगे टाइटल, ठीक है। जो मूवीज का टाइटल होगा ना वो निकाल के हम इस डाटा सोर्स में बाइंड करवा देंगे और वहाँ से हम उसे शो करवा देंगे। तो इस तरह से जो है ना वो हमारा जो है ना वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में मूवीज शो हो रही हैं, ठीक है। ये मूवीज शो हो रही हैं, ये थिएटर शो हो रहा है, ये भी सेम तरीके कार से है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता है, वहाँ पर जो है वो टाइटल, मूवी आईडी और जो है वो टाइम, वो सारा कुछ आ जाएगा। हमने फ्रंट एंड से ले लिया, लेने के बाद जो है वो हमने उसके अंदर वो इंसर्ट करवा दिया शो टाइम में। अब ये देखें यहाँ पर जो है वो टाइटल मूवी का आ रहा है ना, उसके साथ हम उसका गेट आईडी, अब यहाँ पर हम शो टाइम में उसका आईडी पास करें तो वो आईडी हम यहाँ पर गेट आईडी ले रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं इस फंक्शन को, और इसको ये हमें आईडी दे रहा है। इस फंक्शन पे जाते हैं, ये फंक्शन कॉल किया हुआ, इस पर राइट क्लिक करें, गो टू डेफिनेशन। अगर आप गो टू डेफिनेशन नहीं करना चाहते तो आप सिंपल उस फंक्शन का नाम देख लें कहाँ पर है, ये फंक्शन को, ये ऊपर ही लगा हुआ है, तो यहाँ से आप देख लेते हैं। क्यूरी पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मूवीज वेयर टाइटल इज दिस। अब ये उस टाइटल की मूवीज को निकाल देगा और उस वहाँ से फिर हम ना उस रो से जो है हमारे पास वो डाटा आ जाएगा, उस रो में से जो है हम उसका मूवी का आईडी लेके इस मूवी वेरिएबल में आईडी में डाल देंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। तो तब हमारे पास यहाँ पर जो है ना जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे तो फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, उसके बाद नीचे जब हमने फंक्शन को कॉल किया ना तो ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ और यहाँ पर हमने उसको आईडी दे दी, सारा कुछ आ गया, वो हमने आगे इंसर्ट करवा दिया शो टाइप से। इस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से ऐड थिएटर वाला भी आसान है, सिंपल इंसर्ट की क्यूरी है। लेकिन अब ये जो मेजर काम है ना वो है कस्टमर बुकिंग। कस्टमर आया है आपके पास, वो कहता है एडमिन के पास जाने के ना, ये हम एडमिन पैनल को डिस्कस करें। कस्टमर आया एडमिन के पास, अपना नाम बता रहा है और कह रहा है कि मेरी ना सीट बुक करवा दें, मूवी भी मुझे बता दें, मैं ये वाली मूवी देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो कस्टमर है ना ये वो नहीं है, रजिस्टर यूज़र नहीं है, ये बाहर से कोई यूज़र आया है, ये मूवी ले करना चाहता है, लेकिन इसको मेंबरशिप नहीं मिलेगी, इसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन इसको जो है वो मूवी ये देख सकता है, ठीक है। अगर जो मेंबरशिप यूज़र होगा उसको डिस्काउंट होगा 100 रुपीज़ का, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है मेंबर तो उसे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट हमने जो है वो कस्टमर पैनल में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो अब जाते हैं कस्टमर बुकिंग सिस्टम में। कस्टमर बुकिंग, एडमिन कस्टमर बुकिंग, एडमिन का पेज है ना, एडमिन बुकिंग के नाम से है ये, एडमिन बुकिंग के नाम से यहाँ पर आ गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज है इस एडमिन पैनल का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है इसको देख लेते हैं एक दफ़ा। सबसे पहले एडमिन जो है वो मूवीज़ को सिलेक्ट करेगा, यहाँ से चूज़ मूवीज़ में पहले इसका बिहेवियर देख लें। चूज़ मूवी में जाके मूवी को सिलेक्ट करेगा, मूवी को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेगा। जैसे ही ये नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेगा तो नीचे जो है शो टाइम और चूज़ थिएटर में वो मूवी जो है वो शो हो जाएगी। शो टाइम में उस मूवी का टाइटल शो, वो टाइम शो हो जाएगा किस टाइम लगी हुई है और थिएटर किस थिएटर में लगी है, ये दोनों चीज़ें इसमें शो हो जाएंगी। फिर कस्टमर अपना नाम एंटर कर, कस्टमर से नाम पूछेंगे, वो नाम हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद हम टिकट की क्लास देखेंगे कि कौन सी है, ग्रीन है, येलो है या ऑरेंज है। ग्रीन जो है उसके अलग पैसे हैं, ऑरेंज के अलग पैसे हैं, और येलो के ऑरेंज रेड के ग्रीन है, येलो है और ऑरेंज है, ठीक है, और येलो के अलग पैसे हैं। जैसे ही वो कस्टमर अपना नाम देगा, अपनी टिकट की क्लास सेट करेगा और सीट ऐड करेगा, टोटल सीट कितने वो लेना चाहता है, मिसाल के तौर पर वो एक है तो एक ही लेके कैलकुलेट बटन पर क्लिक करेगा।
ये कैलकुलेट बटन पे उसने क्लिक किया है। यहाँ पर अब आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो है वो प्राइस रखी है, ठीक है, जो हार्ड कोड किया और डेटाबेस में इसका रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ है, ठीक है। हमने टिकट क्लास ले ली ड्रॉप डाउन लिस्ट से, यूनिट प्राइस मैंने उसकी 0 रखी। अगर उसको पास कर दिया स्विच में से टिकट क्लास को, अगर ग्रीन है, ग्रीन का मतलब है 500 रुपये, अगर येलो है तो उसका मतलब है 1000 रुपये, अगर ऑरेंज है तो उसका मतलब है 1500 रुपये। ये मैंने हार्ड कोड किया हुआ है। अगर आपको सुपरवाइजर कहते हैं चेंज करने हैं तो आपने इस पेज में जाके, एडमिन बुकिंग वाले पेज में जाके आपने उसकी प्राइस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो डिस्काउंट चेंज करना है वो यहाँ से नहीं करना, वो भी हार्ड कोड है, वो चेंज करना है कस्टमर पैनल में जाके, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी यूनिट प्राइस आ गई। और सीट्स कहाँ से आ रही हैं? सीट्स आ रही हैं टेक्स्ट बॉक्स से। ये टेक्स्ट बॉक्स से सीट आई, उसको वेरिएबल एस में डाल दिया, फिर उसको हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में। यहाँ पे हमने इंटीजर में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि जनाब हम स्ट्रिंग को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया सीट को। ये सीट बन गई, सीट को मल्टीप्लाई किया यूनिट प्राइस से। कितनी सीटें हैं? मिसाल के तौर पर 2 सीटें हैं, ज़रा दे दो जो उसका कलर है। जैसे वो यूनिट प्राइस है 500 रुपया, तो यूनिट उससे मल्टीप्लाई होके उसका जवाब इधर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे उसका प्राइस आ जाएगी, और फिर जो है वो जो बटन बुक ना हुआ है वो विजिबल ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये शो हो जाएगा बटन जो हम उसे दिखाना चाह रहे हैं। ये बुक नाउ का बटन, बुक नाउ का बटन सबसे नीचे लगा हुआ, ये शो हो जाएगा, ठीक है। अब यूज़र जो है वो सीट बुक कर सकता है, ठीक है। सीट बुक करने के लिए क्या है, वो सबसे पहले कैलेंडर पर कोई डेट सिलेक्ट करेगा जिस दिन वो बुक करना चाहता है। मिसाल के तौर पे 15 करता है, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। कैलेंडर का जो कंट्रोल है ना, इसका एक इवेंट है सिलेक्टेड चेंज इवेंट, उसके अंदर हम लिखेंगे कैलेंडर डॉट सिलेक्टेड डेट डॉट टू स्ट्रिंग। ये जो कैलेंडर के अंदर हम जो डेट सिलेक्ट करेंगे ना, उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेबल में डाल देंगे। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास वो करंट डेट आ जाएगी जिसकी वो लेना चाहता है। उसके बाद हम जो है वो इन बटनों की बात करते हैं अब, ठीक है। ये मैंने ऊपर से बात कर ली है बिहेवियर की। अब हम बात करते हैं इसकी बटनों की, ठीक है। बटनों से बात करने से पहले मुझे याद नहीं रहा, मैं ये नेक्स्ट का बटन बताना भूल गया। यहाँ पे पूरा बिहेवियर अभी मैं समझा देता हूँ दोबारा, फिर समझ आ जाएगी। ये कोड थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। सबसे पहले जब यूज़र ने लॉगिन होना है तो चूज़ मूवीज़, एडमिन जब इस पेज पर आएगा तो चूज़ मूवीज़ वाले इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मूवीज़ शो होंगी। तो ये कहाँ से शो हो रही हैं ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। बारी बारी चलते हैं सारों में, स्टेप बाय स्टेप। ये देखें, ये पेज लोड इवेंट है। इसमें सबसे पहले वो हमने सेशन वाला काम किया। अगर लॉगिन नहीं होगा यूज़र तो लॉग आउट पेज में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कोड है ना, इफ इस पोस्ट बैक, ये जो कोड है ये कोड है उसका, जब आपने बुक करना है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम मूवी टाइटल की बात करें भी। ये जो हमारा ये वाला, जब मूवी पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी मूवीज होंगी वो उसके लिहाज से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे उसका थिएटर और शो टाइम शो हो जाएगा। तो वो हम यहाँ पर करें। ये देखें बाइंड मूवी राइट टाइटल, इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करके मैं इसकी डेफिनेशन में जाता हूँ। ये मैंने फंक्शन कॉल किया, बनाया हुआ है, कॉल किया, उसकी डेफिनेशन में गए, ये फंक्शन अब नीचे आ गया। ये देखें, ये हम क्या करें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मूवीज़, मूवी से सारा डाटा लेके ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल दो, जैसे हमने पहले किया हुआ है। ये हमारा सारा डाटा ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहा है। देन जो है हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्या काम हो रहा है? नेक्स्ट बटन पे ये काम हो रहा है कि हमने उसे पहले चेक किया इफ इस पोस्ट बैक। इस पोस्ट बैक का मतलब ये है कि ये पहले हम यूज़र तो नहीं आया, पहली दफ़ा क्लिक कर रहे हैं, इससे पहले भी क्लिक हुआ हुआ है कि नहीं, ठीक है। जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ काम करें ना डायनामिकली, यानी कि कोड के जरिए ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ काम करें, तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, मूवी ले लेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से और उसका आईडी हम फेच कर लेंगे गेट मूवी आईडी से, जैसे हमने पहले किया था। बाइंड शो टाइम,
उस आईडी के से हम जो है वो शो टाइम भी बाइंड करवा लेंगे और थिएटर में भी को विजिबल ट्रू कर देंगे। विजिबल ट्रू का मतलब ये क्या है कि वो हमारा शो हो रहा है, नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हम विजिबल फॉल्स कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा। इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। देन जो है हमने इस बटन मूवी को सिलेक्ट किया, बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास शो टाइम और थिएटर का टाइम आ गया। देन जो है हमने कैलकुलेट करना है, उसका बिल जनरेट हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा मेरे इतने पैसे होंगे, इतने की टिकट होगी। अब वो जो है वो इस पोजीशन में है कि वो बटनों में ये सीट्स हैं, आपकी 16 सीट्स हैं, 16 सीट्स को वो बुक करवा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपने ये देखना है कि ये जो 16 सीट्स है ना, इसमें कुछ सीट्स पहले से बुकड होंगी। जो पहले से बुक होंगी उसको ये नहीं छेड़ सकता। जो पहले से बुक होंगी उनका कलर यहाँ पे रेड नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो बुक नहीं होगी वो इसी तरह से ग्रे होगी। और अगर यूज़र कोई बुक कर लेता है तो वो सबज हो जाएगी। सबज का मतलब है कि अब यूज़र ने इसको बुक कर लिया है। और रेड का मतलब है कि ये पहले से ही बुक हैं, आप इनको सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके ऊपर स्पेशली वीडियो एक मैंने आपको शेयर की थी, उस वीडियो को ही मैंने फॉलो किया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। वैसे मैं इसको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड को। अब बुकिंग के लिए हम क्या करें, सबसे पहले मैंने 2 अरेज बनाई है, बुक सीट्स और टेम्परेरी बुक सीट का। यानी कि एक ये है बुक्ड सीट जो बुक हो गई हुई है, ठीक है। और ये है टेम्परेरी बुक, आपने टेम्परेरी बुक करनी है, हो सकता है बाद में चेंज करना चाहें, तो इसलिए ये जो है ये टेम्परेरी बुक है। ये 2 मैंने स्टैटिक अरेज बनाई है इंटीजर टाइप। फिर मैंने उन अरेज को जो है ना यहाँ पे पेलोड इवेंट में इनिशलाइज करवाया, 16 एलिमेंट्स की अरे बनाई है। और जो टेम्परेरी अरे है उसको मैंने इनिशलाइज करवाया विद 0, ठीक है, यानी कि 0 से इनिशलाइज करवाया। उसके बाद ये एक बुक का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ऑलरेडी बुक्ड। अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ये जो सीट्स हैं ये पहले से बुक्ड तो नहीं है। अगर पहले से बुक होंगी तो वो पता चल जाएगा, अगर बुक नहीं होंगी तो उसको हम फिर बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस जाता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, या नीचे चलो डायरेक्ट देख लेता हूँ ऑलरेडी बुक का फंक्शन। ये देखें ऑलरेडी बुक का फंक्शन बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सीट्स बुक, सीट स्टेटस के टेबल में से सारा डाटा ले लो। वहाँ पे हमने एक रो वाइज, अब ये एक रो जब तक खत्म नहीं होती, यहाँ पे हम इसे रो वाइज चेक करें। ये हम उसकी रो वाइज चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। रो वाइज चेकिंग में हम क्या करें, हमने जो है ना सबसे पहले देखा है उसका स्टेटस क्या है। उस एक सीट का स्टेटस हम देख रहे हैं, वो क्या है, वो है बी का मतलब है बुक, बी फॉर बुक, ये बुक्ड हो चुकी है, यानी पहले से सीट ले ली है, ये अब हम नहीं ले सकते, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आई लिखा हुआ, आई आपकी शो कर रहा है सीट नंबर को, ठीक है। आई जो है अगर वो सीट बुक होगी तो वो 1 हो जाएगी, अगर सीट बुक नहीं होगी तो वो जो है ना वो 0 होगी। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं आई 0 है, आई 0 का मतलब है कि ये सीट नंबर जो है वो पहली सीट है। हम इंडेक्स जो है ना, अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए ये जो है ना ये अरे जो है वो सीट 1 जो है वो 0 है। पहली सीट को देख रहे हैं बुक तो नहीं है, अगर सीट बुक है तो उसका कलर हम रेड कर देंगे और उसका अनेबल फॉल्स कर देंगे। यानी अनेबल फॉल्स का मतलब ये है कि अब यूजर इस बटन पर क्लिक नहीं कर सकता, ये फॉल्स हो गया। इसी तरह से 1 2, ये क्या है, ये हमारे सीट नंबर्स हैं, दूसरी सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट, इसी तरह से। टोटल सीट्स हमने रखी हैं 16, तो ये देखिएगा आई जो है वो 15 तक जाएगा, यानी कि ये जो है सीट जो है वो नंबर जो है वो 0 से शुरू हो रहा है तो 15 तक ये जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब वो पहले हमने क्या चेक किया है, वो बुक तो नहीं है, अब हम चेक करें वो अवेलेबल है कि नहीं, तो हम उसे देख रहे हैं स्टेटस इज इक्वल टू ए। अगर स्टेटस इक्वल टू ए होगा तो इसका मतलब है वो अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे,
उसकी वैल्यू को देख लेंगे कि अगर पहले नंबर सीट नंबर 1 अवेलेबल है, ठीक है, अगर सीट नंबर 1 अवेलेबल है तो उसको ग्रे कर देंगे। ग्रे का मतलब है कि अभी वो अवेलेबल है, अभी उसने बुक नहीं की, इसको हम बुक कर सकते हैं। इसी तरह से आपने ये सीट नंबर 16 तक जो है, यानी कि 0 से लेके 15 तक, यानी 16 सीट्स जो है ना, आप उनको चेक कर सकते हैं। अगर वो बुक नहीं है यानी अवेलेबल है तो आप उसको कलर जो है वो ग्रे कर सकते हैं। आप उसको चेंज करना चाहें तो सिंपल आपने यहाँ पे ग्रे के बाद कोई कलर सिलेक्ट कर लेना, जैसे मैं करता हूँ ग्रे डॉट पिंक, ठीक है, तो ये पिंक हो जाएगा। आप जो भी कलर चेंज करना चाहे कर सकते हैं, डॉट ग्रे हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आपने ये देख लिया कि ये अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। अगर अवेलेबल होंगे तो ग्रे हो जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो रेड हो जाएगा। अब जो है, अब हमने उसे बुक करना है, तो हम जो है उसे बुक करने के लिए उस सीट पर क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं 6 नंबर सीट पर क्लिक करता हूँ। 6 नंबर सीट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें क्या होगा। सीट जो है वो मैंने आपको बताया था अरे 0 से स्टार्ट होते, तो सीट नंबर जो है वो 5 जो है वो सीट नंबर 6, ये अरे जो है वो इंडेक्स 5 होगा लेकिन सीट नंबर 6 होगी, ठीक है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि अगर वो सीट पहले से बुक नहीं है तो उसका नंबर ग्रीन कर देना है, यानी कि अब आपने उसे बुक कर दिया, ठीक है, और उसका नंबर जो है वो सीट को 1 कर दिया। ये 1 का मतलब है बुक कर दिया, ठीक है। और अगर वो बुक है, आपने ये देखना है, असल में ये यहाँ पे ये काम हो रहा है। अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो अगर वो पहले बुक नहीं है तो वो ग्रीन हो जाएगा, लेकिन अगर वो ग्रीन है यानी कि बुक कर लिया आपने, फिर क्लिक करेंगे तो वापस ग्रे आ जाएगा, यानी कि अब वो बुक नहीं हो जाएगा। तो अगर बुक नहीं होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा और टेम्परेरी 1 हो जाएगा। 1 का मतलब बुक है, बुक हो गया है, बुक कर दिया आपने। और अगर वो एल्स हम उसे वापस ग्रे कर देंगे और उसका जो है वो स्टेटस जो है वो 0 कर देंगे, यानी कि अभी ये बुक नहीं है, आप इसे दोबारा बुक कर सकते हैं। उसके बाद हम बुक नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। ये बुक नाउ का बटन है। बुक नाउ के बटन में हम पहले 2 फंक्शंस को कॉल करें। एक है अपडेट स्टेटस का फंक्शन, एक है सेव टिकट, ठीक है। सेव टिकट्स अपडेट स्टेटस में हम वो उसका स्टेटस अपडेट कर देंगे टिकट्स सीट्स का, कि ये हमारी जो सीट्स है ना ये बुक हो गई हुई है, अब आप इसको कोई और यूज़र ना ले सके, इसलिए मैं इसे बुक करूँ। यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन बनाया हुआ है, अपडेट सीट स्टेटस एट बी वेयर सीट नंबर इज दिस, ठीक है। तो क्योंकि आई हमारी 0 है, इंडेक्स 0 है ना जो आ रहा है, तो उसको हमने +1 कर दिया, यानी कि वो सीट बन जाएगी जो आ रही होगी एक्चुअल। तो हमने उसको फिर अपडेट क्यूरी से अपडेट कर दिया। ये तो हमने उसको अपडेट कर दिया सीट के टेबल को, सीट स्टेटस को। अब हमने टिकट को भी सेव करना है कि उसने कितनी सीट्स ली हैं, उसकी टिकट जनरेट होगी। तो आमतौर पे ये जो टिकट जनरेट होती है ये एक ही पेज होता है, उसी पे सारी टिकट्स होती हैं। तो ये हम डेटाबेस में सेव करवा रहे हैं, यहाँ से जाके देख लेते हैं। ये सेव टिकट्स वाला पेज है, इसमें हम बता रहे हैं कि ये सीट नंबर ये है, सीट्स आ जाएंगे आपके पास टोटल, ठीक है। उस तरह से जो है वो सारी चीज़ें लेके हम सिंपल टिकट्स के टेबल में उसका डाटा इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। टिकट्स के टेबल में उसका डाटा इंसर्ट करवा रहे हैं और यहाँ पर जो है वो हमारा डाटा जो है वो सेव हो जाएगा, बुकिंग हो जाएगी। ये बुकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये हमारी एडमिन साइड का काम कंप्लीट हो गया। एडमिन पैनल में देख लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा सॉरी, बुकिंग उसने करवा ली, अब टिकट जनरेट करनी है, ठीक है। टिकट जनरेट करने के लिए हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। एडमिन जो है वो सारी टिकट्स इकट्ठे भी जनरेट कर सकता है और एक एक करके भी कर सकता है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे
तो ये हमारे पास एडमिन टिकट वाला पेज है। एडमिन के पास सारे यूजर्स की टिकट्स आ रही होंगी, जिसने अभी अभी टिकट करवाई है ना उसकी सबसे पहले आ रही होगी। तो ये होगा जो पहले आएगा वो जो अभी आया है उसको टिकट मिल जाएगी, ऐसे करके यूजर्स को टिकट्स मिलती जाएगी। तो अब हम चलते हैं एडमिन टिकट्स वाले पेज पर। ये देखें, ये हमारा एडमिन टिकट्स वाला पेज है। एडमिन टिकट्स वाले पेज में क्या हो रहा है, सिंपली ये हमने एक डाटा लिस्ट लगाई है, डाटा लिस्ट को हम डाटा शो करवा रहे हैं और प्लस हमने ये प्रिंट का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रिंट का कोड हमने पहली दफ़ा बनाया है, इसलिए हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डाटा लिस्ट से तो डाटा हमारे पास आ ही रहा है, उसको हम देख लेते हैं। पहले हमने प्रिंट कैसे करवाया उसको देख लें। सोर्स पे जाए, प्रिंट के लिए मैंने जो है वो जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा है जावास्क्रिप्ट का। ये एक मैंने फंक्शन बनाया, इसका नाम है कॉल प्रिंट का फंक्शन। इसको मैं एक वेरिएबल दूंगा, आईडी दूंगा, दैट्स अ स्ट्रिंग आईडी। उसको उस के अंदर जो भी चीज़ होगी ना ये उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पर इसे दे रहा हूँ ना फंक्शन में आईडी, ये मैं दूंगा किसी डिव का आईडी। उस डिव के अंदर जो भी चीज़ पड़ी होगी ये उसको प्रिंट करवा देगा। इसको नहीं पता उसके अंदर कोई इमेज पड़ा है, कोई टेबल पड़ा है, कोई डाटा पड़ा है, जो भी पड़ा है वो उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने एक सिंपल इनपुट टाइप बटन बनाया। ठीक है, और इस इनपुट टाइप बटन बना के उसको जो ऑन क्लिक इवेंट है ना उसका ऑन क्लिक इवेंट पे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल कर दिया, जिसका नाम है कॉल प्रिंट फंक्शन। ठीक है, ये कॉल प्रिंट का फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर माई डिव के नाम से ना वो आईडी पास कर दिया जिसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, वो अब मैं इसके नीचे लिखूंगा। मैंने एक डिव बनाई है, सिंपल डिव बनाई है। उस डिव के अंदर जो है उस डिव का आईडी मैंने माई डिव रख दिया। ये जो मैंने ऊपर बताया था ये माई डिव रख दिया। अब इस डिव के अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है ना वो हम उसका प्रिंट ले सकते हैं। इस डिव के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है, इस डिव के अंदर मैंने डाटा लिस्ट रखी है। ये देखें, ये जो डाटा लिस्ट पड़ी हुई है ना ये उस डिव के अंदर पड़ी हुई है। ये देख लें, अभी यही सिलेक्ट है। ठीक है, ये डिव मैंने बनाई, उसके अंदर ये रख दिया। इसके अंदर जो भी डाटा आएगा वो उसको वो प्रिंट कर देगा। अब ये देखते हैं ये डाटा कहाँ से आ रहा है। व्यू कोड में जाते हैं, राइट क्लिक करके ये एक फंक्शन कॉल किया हुआ गेट टिकट्स, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टिकट्स। टिकट से सारा डाटा उतार दो जहाँ पे कस्टमर आईडी एडमिन जो एडमिन ने जनरेट की है ना टिकट्स, इसलिए ऑर्डर बाय टिकट आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर। ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ले रहा हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो अभी आया यूज़र बाद में आया उसका डाटा पहले शो होगा, यानी कि मोस्ट रिसेंट फर्स्ट जो आएगा इसमें डाटा। तो इस तरह से ये जो है ये हमारे एडमिन का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद लॉग आउट करेंगे। लॉग आउट का पेज है। ये हमारा लॉग आउट का पेज है। इसमें जो है सिंपल ये थीम है और उसमें क्लिक हेयर पे लिखा हुआ है। जब यूज़र क्लिक हेयर करेगा तो क्या होगा, व्यू कोड में जाएंगे, सेशन जो है वो उसका अबेंडन हो जाएगा, यानी कि क्लोज ऑल द सेशंस। तमाम सेशन जितने भी बने होंगे वो उसके क्लोज हो जाएंगे। ये हमारा पूरा एडमिन का काम हो गया है। अब इसके बाद जो है वो मैं बात करता हूँ कस्टमर के ऊपर। तो कस्टमर के ऊपर बात करता हूँ। अभी कस्टमर के पेज पर चलते हैं। इन सारे पेजेस को क्लोज कर दिया। अब मैं जाता हूँ कस्टमर के पेज पर। लॉगिन के ऊपर जाके देखता हूँ कि कस्टमर में हमें पहले क्या चीज़ शो होगी, किस पेज पे हमने जाना है। अगर कस्टमर लॉगिन होगा तो ये देखें यूज़र लॉगिन ऑथेंटिकेशन। जब यूज़र ऑथेंटिकेट होगा तो हम किस पेज पर जाएंगे, अगर यूज़र ठीक होगा तो customer.aspx। अब हम customer.aspx पेज में चले गए हैं। यहाँ पर देखें अब हम क्या काम करते हैं।
ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई हुई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ये नीचे एक बटन लगाया हुआ है प्यारा सा, ठीक है। और जो है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एसक्यूएल सर्वर से जोड़ा हुआ है डायरेक्ट। क्यूरी देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मूवी आईडी, सिलेक्ट मूवी आईडी, ये चीज़ें फ्रॉम मूवीज़। मूवीज़ से हम सारा डाटा ले रहे हैं, आईडी ले रहे हैं, टाइटल, फोटो ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं। लेके हम उसे इसके अंदर शो बाइंड करवा रहे हैं, शो करवा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये बटन लिया हुआ है। बटन के अंदर क्या काम हो रहा है देख लेते हैं। ये देखें, इमेज बटन लगाया हुआ है। इमेज बटन का यूआरएल जो है ये इमेज हमारा ये आ रहा है, ठीक है। और कमांड आर्गुमेंट जो है वो हमारी ये है, ठीक है। यहाँ से आप अपना इमेज चेंज करना चाहें तो भी चेंज कर सकते हैं। जो आपके इमेजेस में पड़ा हुआ है ना नाम, उधर से कोई भी इमेज आप यहाँ पे, जैसे जेपीजी है g.jpg, तो इसको आप सिंपल आपने उसका नाम चेंज करना है तो यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कमांड आर्गुमेंट को, कमांड आर्गुमेंट में हम ये पास करें कि जब हम इस बटन पर क्लिक करें तो क्या चीज़ पास होगी, दूसरे बैकएंड पे जाएगी, वो जाएगी मूवी का आईडी। इस मूवी, कौन सी मूवी को सिलेक्ट किया वो हम यहाँ से देखेंगे। उसके बाद इस कमांड का नाम क्या है, इस कमांड का नाम है नेक्स्ट, ठीक है। जो भी बटन होंगे ना उन बटनों के मुख्तलिफ नाम होंगे। आप ये कमांड नेम का मतलब है वो बटन का क्या नाम होगा, नेक्स्ट, यानी कि इस बटन का क्या नाम है, नेक्स्ट, ठीक है। अब हम जाते हैं इस पे इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, डाटा लिस्ट की प्रॉपर्टीज में। इधर मैं आपको बताता हूँ, डाटा लिस्ट के अंदर ना एक अहम प्रॉपर्टी होती है आइटम कमांड की। आइटम कमांड क्यों इस्तेमाल होता है, जब भी हम डाटा लिस्ट के अंदर बटन बनाते हैं ना, हम कहते हैं कि बटनों पर कोई काम हो तो तब हमें ये इवेंट इस्तेमाल करना पड़ता है, आइटम कमांड इवेंट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हम इसकी बैकएंड पे चले गए, ठीक है। अब ये देखें, ये डाटा लिस्ट आइटम कमांड इवेंट है। आइटम कमांड इवेंट में पहले चेक किया इस पोस्ट बैक, यानी कि इस पे पहले क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, ये भी ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने देखा कमांड किस बटन पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर तो हमारा एक ही बटन है, लेकिन फिर भी हमने उसे चेक कर लिया क्या नेक्स्ट बटन पर क्लिक हुआ है। अगर नेक्स्ट बटन पर क्लिक हुआ है तो फिर हमने क्या करना है, हमने जो है वो उसका आईडी लेके ना, उसका आईडी लेके मूवी आईडी में दिखा देना है, ठीक है। मूवी आईडी में डाल देना है। यहाँ पे मूवी का आईडी आ गया, उस मूवी के आईडी को हमने सेशन में डाला, सेशन में डाल के रिस्पॉन्स और डायरेक्ट करके यूज़र पैनल में। अब यूज़र पैनल पे जब हम जा रहे हैं ना, हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं। ऊपर से ईमेल भी आ रहा है यूज़र का, ऊपर से सेशन से, ये वो जब हमने लॉगिन किया था ना, ये वहाँ से आ रहा है ईमेल एड्रेस, ये देखें ये वहाँ से आ रहा है, सेशन में ईमेल भी आ रहा है और सेशन मूवी आईडी भी आ रहा है, ठीक है। दो चीज़ें हम यूज़र पैनल में लेके जा रहे हैं, एक ईमेल लेके जा रहे हैं और एक मूवी का आईडी लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं यूज़र पैनल की तरफ। जी ये देखें, ये मूवीज़ का पैनल आ गया। अब इस पेज में और पिछले जो एडमिन पेज है उसमें ये फ़र्क था कि वहाँ पर जो है, यहाँ पे हमारा हम खुद मूवी सेलेक्ट करते थे, लेकिन अब उसने मूवी सेलेक्ट कर ली हुई है तो ये पैनल जो है यहाँ पे सिर्फ मूवी का नाम शो होगा, और जो मूवी का नाम शो होगा उसके लिहाज से ही हम उसके जो है वो टाइम और थिएटर जो है, जो जिस थिएटर पे लगी वो सारा कुछ हम यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। जो काम हम वहाँ पे पहले नेक्स्ट के बटन पर काम करे थे, यहाँ पर वो पेज लोड इवेंट में हो रहा है। इस पर राइट क्लिक करते हैं, कोड पे व्यू कोड में जाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हमने सेशन में सबसे पहले मूवी का आईडी ले लिया, उस आईडी के अगेंस्ट हमने मूवी का टाइटल शो करवाया, जैसे पहले शो करवाया था, उसका शो टाइम, शो जहाँ जहाँ पे वो शो चल रहा है उस मूवी का, वो हम उसे दिखा देंगे, और थिएटर भी ओपन हो जाएगा और टाइम भी उसका शो हो जाएगा, ठीक है। और जो है वो हम थिएटर को भी बाइंड करवा रहे हैं। तो पेज लोड इवेंट पे यहाँ पे पिंक में उसका मूवी का टाइटल शो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और नीचे
उसका टाइम शो हो जाएगा कि शो टाइम क्या है, किस थिएटर में लगे, वो सारा कुछ बता देंगे। यहाँ से यूज़र टिकट सिलेक्ट डेट सिलेक्ट करेगा और वही काम जो पहले हमने किया था, कस्टमर अपना नाम एंटर करेगा, क्लास एंटर करेगा और जो है वो टिकट की सीट्स बताएगा कितनी है, उसके बाद बुक नाउ पे क्लिक करेगा। अब जब ये बुक नाउ पे क्लिक करेगा, पहले तो पेमेंट उसने मैनुअली दे दी थी कस्टमर को, वो एडमिन को, अब जो है उसने खुद ऐड करनी है, पेमेंट खुद करनी है। तो वो अब सेव करने के बजाय ना डेटाबेस में, अब वो पहले जाएगा कस्टमर पेमेंट के ऊपर, ठीक है। अपडेट स्टेटस तो हो रहा है यहाँ पे, पहले अपडेट स्टेटस भी हो रहा था और सेव टिकट भी हो रही थी, वो दोनों काम यहाँ पर हो रहे हैं। जो उसने सीट ली होगी वो हमने अपडेट तो करनी है ना, ताकि कोई और ना मिल ले उस सीट, ये सीट पहले से रिजर्व हो गई है, अब कोई और इसको नहीं मिल सकेगा। और टिकट भी हमने बना ली है सेव, अब सिर्फ उसने पेमेंट करनी है, तो वो चला जाएगा कस्टमर पेमेंट्स के पेज पर। ये हम चलेंगे कस्टमर पेमेंट के पेज पे। यहाँ पे सबसे पहले उसका ईमेल शो हो रहा है, उसकी पेमेंट शो होगी जितनी उसकी रहती है, और वो उसको पे कर देगा, ठीक है। और अच्छा, उसमें वो बैंक का टाइटल भी लिख देगा, किस बैंक में उसने बैंक ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू करवा रहे हैं, और अकाउंट नंबर जो है वो भी लिख के पे नाउ पे क्लिक करेगा, सेव हो जाएगी। और यहाँ पे कस्टमर पेमेंट में वो जो है वो उसका शो हो जाएगा। ऑनलाइन बैंकिंग मेथड के जरिए जो हम ये काम करें, तो उसमें सिंपल डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें मैंने कोई एपीआई वगैरह यूज़ नहीं की, इंटीग्रेट नहीं करवाई जो डायरेक्ट बैंक के साथ एक्चुअल में जुड़ती है, क्योंकि ये हम लोग फ्री ऐप बना रहे हैं, इसलिए जो है ना हम लोग इस पर इंटीग्रेशन पे काम नहीं करें। पेमेंट इंटीग्रेशन वो एक मुश्किल लंबा चौड़ा काम है, ठीक है। उसके बाद जब ये इसकी पेमेंट हो जाएगी तो वो कस्टमर टिकट वाले पेज में जाएगा, ठीक है। कस्टमर टिकट वाले पेज पर अब हम जाते हैं। पहले हम टिकट जनरेट कर रहे थे, आपको भी पता है, जब हम पहले टिकट जनरेट कर रहे थे तो एडमिन पैनल में वो सारी टिकट जनरेट हो रही थी, लेकिन अब जो टिकट जनरेट होगी वो जनरेट होगी सिर्फ उसी यूज़र की जो अभी हमारा मेंबरशिप यूज़र है और वो लॉगिन हुआ है, वो हम इसको देख लेंगे। ये देखें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टिकट्स वेयर कस्टमर आईडी इज दिस, ठीक है। ये कस्टमर का जो आईडी हमारे पास ईमेल आ रहा होगा, उसके अगेंस्ट हम उसकी टिकट को जनरेट करवा देंगे, जितनी भी टिकट्स थी, ठीक है। कोई पुरानी टिकट है तो वो भी आ जाएगी, वो उसको अपनी मर्जी से ख़त्म भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हम काम उसमें करेंगे। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी, मैंने आपसे कहा था कि हमने वो डिस्काउंट भी देना है, तो वो डिस्काउंट कहाँ पर है कस्टमर की साइड पे, उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। मेरे जहन में से निकल गया, अभी आया, ठीक है। यहाँ पे देखें, कस्टमर पेमेंट, कस्टमर पेमेंट में तो वो पूरी पेमेंट आ रही है, डिस्काउंट नहीं आ रहा। डिस्काउंट इससे पीछे वाले पेज में आ रहा होगा, वो आ रहा होगा कस्टमर पैनल, यूज़र पैनल में। ये देखें, ये जो यूज़र पैनल है ना, इसमें जब हम पेमेंट इंसर्ट करवा रहे हैं ना, वहाँ पर जो है वो पेमेंट हो रही है। जैसे यहाँ पे कैलकुलेट टोटल पेमेंट, तो कैलकुलेट टोटल पेमेंट पे क्लिक करते हैं। ये देखें, ये है 100 रुपीज़ का डिस्काउंट, ठीक है। अब अगर आपके सुपरवाइजर साहब आपको कहते हैं कि आप डिस्काउंट को चेंज कर दें, वेरिएंट कर दें, यानी कि 100, 200 या 800 कोई भी करना है, तो आपने सिंपल इस लाइन में जो प्राइस है ना, यूनिट प्राइस में से वो 100 रुपया पहले हम माइनस करें, आप 100 की बजाय 300 रुपया या 150 रुपया जो भी आप डिस्काउंट देना चाहते हैं वो कर दें। और अगर आप ज़ीरो कर देंगे तो वो डिस्काउंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लाजमी तौर पर इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, जैसे मैंने 100 लिख दिया। आप यहाँ पे 10 रुपये भी लिख देंगे तो 10 रुपये भी माइनस हो सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारी एप्लीकेशन काम करेगी। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।